आज का हमारा टॉपिक है SDLC एंड देन हम देखेंगे सॉफ्टवेयर मॉडल्स के बारे में। फिर हम डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग को भी आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है एंड थोड़ी सी लंबी क्लास भी है। अब उसके बाद देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको पता भी चल गया होगा कि HPSC PCT के एडमिट कार्ड क्या हो गए हैं, लिंक एक्टिव हो गया है। आप जाके अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। एग्जाम 1 तारीख को है, 8:30 टाइमिंग रहेगी। अब देखिए, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। हमारे जो सिलेबस हमने HPSC का गिवन है उसमें एक जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है वो है सोसाइटी एथिक्स के बारे में। उसको भी हम आज कवर करेंगे। इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की क्लास अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने मेन टॉपिक्स को कवर किया है। अब देखिए, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। It is a process for software building within a software organization. SDLC consists of a precise plan that describes how to develop, maintain, replace and enhance specific software. मतलब SDLC एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। SDLC के अंदर हमें एक पूरा प्लान मिलता है कि हम कैसे सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसमें रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। ये सब क्या होता है, उस SDLC के अंदर मेंशन होता है। इतना हमें समझ में आया कि SDLC क्या होती है और हमें SDLC से क्या मिलता है। चलिए आगे देखिए, जो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC क्या करती है, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जिससे क्या होगा कि हम हमारे प्रॉब्लम को अच्छे से और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड सॉल्व भी कर पाएंगे। SDLC, ये SDLC है, ठीक है। SDLC हमें पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है, स्टेप बाय स्टेप, कि कब डिजाइनिंग में क्या करना है, डेवलपिंग में कैसे करना है, टेस्टिंग क्या करनी है, मेंटेनिंग कैसे होगा। इन सब का आपको पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि SDLC क्या होता है। SDLC के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्लान मिलता है जिससे आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी इजी सा समझना है कि SDLC का मेन कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, SDLC के जो जनरल फेज है वो क्या है। टोटल 6 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कौन कौन से हैं? प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। अब इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। मतलब किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अब हमें प्रॉब्लम पता हो गई, फिर हम क्या करेंगे, हम इनपुट्स को इकट्ठा करेंगे फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स। मतलब वो पर्सन जो इस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, कस्टमर, प्रोग्रामर्स, इन सब से क्या करेंगे, हम इनपुट्स लेंगे। इनपुट ले ली, उसके बाद अभी ऐसा तो है नहीं कि करंटली कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। प्रेजेंटली जो भी सिस्टम काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको देखनी है। कितना हो गया, फिर हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, प्लान बनाएंगे कि हमें क्या चाहिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, रिस्क आ जाए तो बैकअप प्लान क्या होगा, ये सब भी हम यहीं पे सोच के चलेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो इस फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। फिजिबिलिटी कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं कि वो खाली पुलाव तो नहीं है,
मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं, इस चीज की हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने इनपुट इकट्ठी की है उसको SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हेल्प से क्या कर लेंगे, स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन डेवलपमेंट एंड कस्टमर। डिजाइनिंग आर्किटेक्चर, अब हम क्या करेंगे, हाउ विल वी गेट व्हाट वी वांट, कि हम जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका एक प्लान, उसका एक आर्किटेक्चर यहाँ पे डिजाइन करेंगे। जो स्पेसिफिकेशंस ऊपर डिसाइड हुई है उसके बेस पे यहाँ पे एक डिजाइन प्लान या ब्लूप्रिंट तैयार होगा। फिर जो स्टेक होल्डर्स है उसको ये प्लान दिखाया जाएगा और उनके फीडबैक और सजेशंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट है बिल्ड, लेट्स क्रिएट व्हाट वी वांट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, कोडिंग है, वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। ऊपर जो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसकी यहाँ पे क्या होगी, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग होगी। इतना हमें समझ में आया। हमें ध्यान रखना है कि जो डेवलपर्स है वो हमारे उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही काम करें। अब करेंगे टेस्टिंग। तो डिड वी गेट व्हाट वी वांट, मतलब यहाँ पे जब हम टेस्टिंग करेंगे तो जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। और हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा कोड है वो हमें स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट्स डिसाइड हुई थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, लेट्स स्टार्ट यूजिंग व्हाट वी गेट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने क्रिएट किया है, डेवलपर उसको यूजर को यूज करने के लिए दे दे, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, रिलीज हो गया, अब उसको कोई भी यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, फाइनल रिलीज होने से पहले उस सॉफ्टवेयर की काफी टेस्टिंग करती है, उसको काफी डिप्लॉयमेंट स्टेजेस से निकलती है, गुजरना होता है। जैसे टेस्टिंग होगी, स्टेजिंग एनवायरनमेंट होगा, काफी कुछ होता है जिससे कि वो श्योर हो जाए कि रिलीज होने के बाद उसमें कोई और एरर नहीं आएगा। एक एक्स्ट्रा फेज होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, मतलब कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जो मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं होता जो परफेक्ट हो एकदम। ठीक है, जैसे ही कोई भी आपका प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर रियल वर्ल्ड में आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ अपडेट एडवांसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में वही चीज की जाती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहे। इतना हमें समझ में आया। ये था जनरल फेज ऑफ SDLC। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉफ्टवेयर मॉडल्स की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल दो टाइप का होता है, क्लासिकल और आइटरेटिव। अब क्लासिकल और आइटरेटिव में देखिए एक कॉमन डिफरेंस है कि जो हमारा आइटरेटिव मॉडल होता है उसमें फीडबैक दिए जाते हैं, उसमें क्या दिए जाते हैं, फीडबैक दिए जाते हैं। क्लासिकल के अंदर फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, आपको ये जो नीचे यहाँ पे एक डायग्राम फेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है। इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है मेंटेनेंस फेज हर एक फेज से कनेक्ट है। ये क्या है, यहाँ पे ये फीडबैक पाथ है, मतलब यहाँ पे हम हर एक फेज से क्या ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। दूसरा, अगर एरर आ जाए तो आइटरेटिव मॉडल के अंदर हम इन फीडबैक पाथ की हेल्प से जिस भी फेज में एरर आया है उस फेज के एरर को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इन फीडबैक पाथ को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ क्या बचेंगी, स्टेजेस बचेंगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्लासिकल मॉडल कहलाएगा। समझ में आया इतना। फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये क्या है, हमारे वाटरफॉल मॉडल के फेजेस है।
कौन कौन से हैं? फिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। जो वाटरफॉल अप्रोच है वो हमारा सबसे पहला SDLC मॉडल था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होता था जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट करते थे। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो पूरी प्रोसेस है उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक फेज की आउटपुट दूसरे फेज की क्या बनती है? इनपुट। ये एक सीक्वेंशियल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अब देखिए, सबसे पहली स्टेज थी फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ पे ये डिटरमाइन किया जाएगा, ये फाइंड आउट किया जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर हमें बनाना है वो फाइनेंशियली और टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर बन भी सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करेंगे, और उन स्ट्रेटेजी में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा कि हम जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पे समझेंगे, और फिर उस रिक्वायरमेंट को कहीं पे डॉक्यूमेंटेड कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे। दो एक्टिविटीज होती है, गैदरिंग और स्पेसिफिकेशन। गैदरिंग में हमने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया और उनको एनालाइज किया, जो आधी अधूरी जानकारी थी, जो इनकंसिस्टेंट जानकारी थी, उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे? SRS डॉक्यूमेंट बनाएंगे। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है? जहाँ पे हमने हमारी रिक्वायरमेंट को स्टोर किया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डेवलपर टीम और कस्टमर के बीच में, कि अगर लास्ट में कस्टमर मुकर जाए कि भाई ये रिक्वायरमेंट मैंने नहीं कही थी, तो हम उसको SRS डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि देखो आपने कहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रिक्वायरमेंट फेज। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, जो क्या था? सिस्टम डिजाइन। रिक्वायरमेंट के अंदर हमने क्या किया? हमने रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर किया और उसको डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर लिया। सिस्टम डिजाइन, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा डिजाइन प्रिपेयर करेंगे। डिजाइन मतलब कि हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? हार्डवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट को। सिस्टम डिजाइन हमारे पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट डिटेलिंग में हाई लेवल डिजाइन होता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं SDD, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी जैसे रिक्वायरमेंट में हमने SRS यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? SDD, software design document is used to document all efforts in our system design. उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमने जो डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया, उसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या कर लेंगे? कोडिंग कर लेंगे उसकी, और फिर यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे, जो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, वो क्या होंगे? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होंगे, और उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कौन करेगा? यूनिट टेस्टिंग। फिर हम करेंगे टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन फेज। यहाँ पे ऊपर जो कंपोनेंट्स अलग अलग थे, यहाँ पे उनको क्या कर दिया जाएगा? कंबाइन कर दिया जाएगा, और कंबाइन करने के बाद एक टेस्टिंग होगी जिससे ये पता चलेगा कि कंबाइन करने के बाद कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इसको सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। अल्फा, बीटा और एक्सेप्टेंस। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जब हमने किया था तो वहां पे भी हमने टेस्टिंग को काफी अच्छे से देखा था, लिंक आपको मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या यूजर के यूज करने के लिए रेडी है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर पूरे जब तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, यूज हो रहा है, ओवर द टाइम वो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, उसके अंदर जो भी इशू आए उनको फिक्स करना। एक बात समझिए, आपके पूरे सॉफ्टवेयर बनाने में जितने एफर्ट लगते हैं ना, उसका 60% एफर्ट मेंटेनेंस फेज में लगता है।
तीन टाइप की मेंटेनेंस होती है। करेक्टिव, जहाँ पे हम एरर्स को करेक्ट करते हैं दैट वर नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज। परफेक्टिव, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं। एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब अगर आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर तब भी अच्छे से चले, वो क्या होता है, एडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए इतना हमें समझ में आया। अब आगे चलते हैं फीचर्स। एक सीक्वेंशियल अप्रोच है, डॉक्यूमेंट ड्राइवन है, मतलब सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। क्वालिटी कंट्रोल, हर एक फेज पे क्या है, क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान दिया जाएगा। प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हर एक फेज की क्या होगी, प्लानिंग होगी। एडवांटेजेस देखिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, वन फेज एट ए टाइम, प्रॉपरली डिफाइंड, हर एक स्टेज क्या होती है, प्रॉपरली डिफाइंड होती है, सब कुछ क्लियर होता है वहां पे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होती है, जो भी आप प्रोसेस यूज करोगे, एक्शंस लोगे, रिजल्ट आएगा, सब कुछ की क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। और यहाँ पे जैसे डिजाइन करने से पहले उसको डिफाइन करेंगे, कोड करने से पहले डिजाइन करेंगे, तो मतलब क्या होगा, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये बेस्ट होती है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझा जाए। डिसएडवांटेज, क्लासिकल मॉडल है ये, ठीक है, नो फीडबैक पाथ, नो एरर करेक्शन मैकेनिज्म, डिफिकल्ट टू चेंज रिक्वायरमेंट, एक बार आपने जो रिक्वायरमेंट दे दी अगर आप बाद में चेंज करना चाहे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ फेज, वन फेज स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट, केवल रिक्वायरमेंट के टाइम पे ही जो स्टेक होल्डर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, बाद में नहीं होते। लेट डिफेक्ट डिटेक्शन, जो टेस्टिंग फेज है वो एंड में होता है, इसीलिए हमें एरर्स भी काफी लेट पता चलते हैं। लेंथी डेवलपमेंट साइकिल है, नॉट सुइटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एप्लीकेशंस देखिए, कहाँ पे यूज करेंगे वाटरफॉल मॉडल, जहां पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है वहां पर। दूसरा, जहां पे आपको लगे कि रिस्क जीरो या मिनिमम होना चाहिए, जैसे एरोस्पेस और मेडिकल सिस्टम में, गवर्नमेंट एंड डिफेंस प्रोजेक्ट, एंड जहां पे आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से डिफाइन की जाए, स्टेबल रिक्वायरमेंट हो, वहां पे हम वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। एज्यूम किया जाता है कि रिस्क या तो जीरो है या फिर मिनिमम है यहाँ वाटरफॉल मॉडल के अंदर। इतना हमें समझ में आ गया वाटरफॉल मॉडल। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है हमारा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, सबसे पॉपुलर है। आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, ठीक है। दिस मॉडल सजेस्ट बिल्डिंग ए वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ सिस्टम बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर, मतलब आप पहले पूरा एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक छोटा सा ट्रायल मॉडल बनाते हैं। जैसे स्टेजेस क्या क्या है इसके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद हमने एक क्विक डिजाइन तैयार किया, फिर आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, कस्टमर से फीडबैक लेंगे, कस्टमर ने जो फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस होंगे, फिर से डिजाइन बनाएंगे और फिर से प्रोटोटाइप बनेगा। इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया उसके बाद नेक्स्ट फेज पे आएंगे, जो क्या था, डिजाइनिंग फेज, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट को गैदर करो, फिर एक डिजाइन बनाओ, प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे, कस्टमर से फीडबैक लेंगे, कस्टमर को अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं तो यहाँ पे हम वो चेंजेस करेंगे, फिर उसका डिजाइन क्रिएट होगा, फिर प्रोटोटाइप बनेगा और इसी तरह से लूप में घूमता रहेगा। एक बार कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, फिर उसके बाद हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे, डिजाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम उसका आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, फिर कोडिंग करेंगे, यहाँ पे कोड बनता है, फिर टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस। एडवांटेज देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यूजर की रिक्वायरमेंट गलत होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि यूजर ने खुद अप्रूव किया है। गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग, कहाँ पे यूज करें, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो, चेंज होती रहती हो। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, errors can be detected much earlier as the system is made side by side,
मतलब वाटरफॉल में तो आपको लास्ट में एरर फाइंड आउट हो रहे थे, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हो जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें चांसेस होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल और बैडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोटाइप हो, अगर हमने अच्छे से सब कुछ फॉलो नहीं किया तो। कस्टमर की यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, कस्टमर का पैसा भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। कस्टमर कमिटमेंट देगा कि भाई जब भी रिक्वायरमेंट हो कस्टमर अवेलेबल हो। अगर कस्टमर ने विथड्रॉ कर लिया, बैकआउट कर लिया, तो हमारा सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो एक कस्टमर स्पेसिफिक होगा, ना कि कोई मार्केट स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, तो इसीलिए वो उस कस्टमाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा, कब खत्म होगा। जो प्रोटोटाइपिंग टूल्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं टाइप्स की, तो 4 टाइप्स है, रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग और एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग में क्या होगा कि एक्सप्लोरिंग आइडियाज एंड गेटिंग कस्टमर फीडबैक फॉर ईच ऑफ देम, मतलब हर एक आइडिया के लिए हम उसके कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं। यहाँ पर जो हम प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं वो हमारा जो ओरिजिनल प्रोटोटाइप है उसका पार्ट नहीं होता, मतलब कि आपने सिर्फ आइडियाज यहाँ पे एक्सप्लोर किया है और फीडबैक लिया है, ठीक है। इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, इसमें क्या होगा कि जो हम प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे उसमें इंक्रीमेंटली आप क्या करते जाओगे, फीडबैक लेते जाओगे, बेटर होता है पहले वाले से। इंक्रीमेंटल, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम स्मॉल पीसेज ऑफ प्रोटोटाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअली सबको डेवलप करेंगे, लास्ट में सबको मर्ज कर देंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, हमारा एक सिंगल फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा लास्ट में। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। स्पाइरल मॉडल देखिए, यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट दिखते हैं, हमारा क्या है, लूप चल रहा है। यहाँ पे स्पाइरल्स किसमें है, आपको लूपिंग में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 4 फेजेस है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। स्पाइरल मॉडल क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें रिस्क हैंडल करने को, यहाँ पे क्या करता है, रिस्क हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसकी जो आपको ऊपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, स्पाइरल दिख रहे हैं विद मैनी लूप्स। कितने लूप्स होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकते हैं। हर एक लूप को क्या कहते हैं, यहाँ पे फेज कहते हैं। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टू डेवलप ए प्रोडक्ट यूजिंग स्पाइरल मॉडल। सिस्टमैटिक और आइटरेटिव अप्रोच है। ईच फेज ऑफ स्पाइरल मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। और ये फेज में कौन कौन से स्टेप होंगे, तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर रिस्क एनालिसिस होगा, फिर डेवलपमेंट होगी एंड देन इवेल्युएशन। और यही चारों स्टेप फिर सेकंड लूपिंग में चलेंगे, फिर थर्ड लूपिंग में चलेंगे, तो ये 4 स्टेप रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। अभी हम इतना, हमें क्या समझ में आया, स्पाइरल मॉडल हमें इतना समझ में आया कि इसमें स्पाइरल्स होते हैं और लूपिंग होती है, रिस्क हैंडलिंग के लिए ये यूज होता है। द रेडियस ऑफ स्पाइरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो स्पाइरल की रेडियस क्या बताएगी हमें, प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट करेगी। पहले क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे हर एक फेज के लिए, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उस सॉल्यूशन के साथ कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं वो
और उनको रिजोल्व भी करेंगे। लास्ट में क्या होगा, एक प्रोटोटाइप हमें बन के दिखाई देगा। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, इसके अंदर हम आइडेंटिफाइड फीचर्स आर डेवलप एंड वेरीफाइड थ्रू टेस्टिंग। क्या होगी, यहाँ पे टेस्टिंग होगी और लास्ट में हमें उस प्रोटोटाइप, उस सॉफ्टवेयर का एक नेक्स्ट वर्जन मिलेगा। रिव्यू एंड प्लान फॉर नेक्स्ट फेज, कस्टमर उसको इवेलुएट करेगा और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट फेज इज स्टार्टेड। स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये सभी मॉडल का क्या है, सब सम करता है, सभी मॉडल्स को कहीं ना कहीं यूज करता है। एडवांटेजेस क्या है, रिस्क हैंडल कर सकते हैं, गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज होती है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपमेंट टीम, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी यहाँ पे काफी ठीक रहती है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है, रिस्क एनालिसिस पे पूरी तरह से डिपेंड करता है, डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट क्योंकि हमें फेजेस का नहीं पता, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। चलिए आगे चलते हैं एजिल मॉडल के बारे में। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स। ठीक है, एजिल मॉडल के अंदर हमें स्टार्टिंग में सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टेप देखिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन द रिक्वायरमेंट, फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस और आइट्रेशन, नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, डिप्लॉयमेंट, फीडबैक। ठीक है, जो पहले की जो अप्रोचेस थी क्या होता था, उसमें स्टार्टिंग में ही हमें डिटेल प्लान दे देते थे, यहाँ पे हमें वो डिटेल प्लान देने की जरूरत नहीं है। गैदरिंग में हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट टीम कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, वो सब यहाँ पे फाइंड आउट करेगी, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है डिजाइन द रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा, जो डेवलपमेंट टीम है वो क्या यूज करेगी, यूजर फ्लो डायग्राम या हम कहें यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम, टू शो द वर्किंग ऑफ न्यू फीचर एंड हाउ दे विल अप्लाई टू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। कंस्ट्रक्शंस और आइट्रेशंस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे टेस्टिंग होगी, यूनिट इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट, यूजर्स को प्रोजेक्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो दे दिया जाएगा, मिलेगा। फीडबैक, क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे रिसीवर्स है, टीम है, उनसे क्या लेंगे हम यहाँ पे फीडबैक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन आइट्रेशन इज नोन एज टाइम बॉक्स। एक आइट्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसको टाइम बॉक्स कहते हैं, और ये जो टाइम बॉक्स है वो मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारी आइट्रेशन को खत्म होने की, फिनिश होने की एंड डेट है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो पहले से ही मैक्सिमम है। कहाँ पे यूज करें, when frequent changes are required, when a highly qualified and experienced team is available, when project size is small, when a customer is ready to have a meeting with the software team all the time। ठीक है, इन सब कंडीशंस में हम ये मॉडल यूज करेंगे। एडवांटेज, frequent delivery, face to face communication with clients, efficient design and fulfills the business requirement, anytime changes are acceptable, it reduces total development time। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज, पूरी तरह से कस्टमर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कस्टमर अगर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्लियर नहीं है तो हमारा प्रोजेक्ट भी गलत बनेगा। रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज, जो हमारे टीम मेंबर है वो क्या होने चाहिए, एक्सपर्टाइज होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग में एक डिटेल प्लान नहीं बनता, तो इसीलिए जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट की यहाँ पे क्या रहेगी, कमी रहेगी, और इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, डिसीजंस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो सकता है, उसमें क्या होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। जैसे कि प्रीवियस ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या होती थी, स्टार्टिंग में ही डॉक्यूमेंटेशन दे दी जाती थी और उसी
डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। इसके अंदर ऐसा नहीं है, फीडबैक के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती रहती है, चेंजेस में होते रहते हैं। इतना हमें समझ में आया कि एजिल मॉडल और ट्रेडिशनल मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं डेटा वेयरहाउस। तो देखिए ध्यान, राइटिंग थोड़ी सी आपको कम समझ में आ रही होगी, तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करते हुए चलूंगी। अब देखिए डेटा वेयर हाउस को हम देखते हैं, जो RDBMS है, कंस्ट्रक्ट टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, RDBMS किस लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। डेटा वेयर हाउस इज अ रिलेशनल डेटाबेस that is designed for query and analysis rather than transactional processing। मतलब डेटा वेयर हाउस को डिजाइन किया गया है स्पेशली क्यूरी और एनालिसिस के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल डेटा ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटा फ्रॉम सिंगल एंड मल्टीपल सोर्सेज। क्या करता है ये हमारे जो पास्ट डेटा है उसको स्टोर करता है। It provides integrated enterprise historical data and focus on providing support for decision makers for data modeling and analysis। क्या समझ में आया हमें कि जो डेटा वेयर हाउस है वो हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा सके। ये जो डेटा वेयर हाउस है ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर के लिए। ठीक है, डेटा वेयर हाउस को हम अपने डेली ऑपरेशंस में या फिर हम कहें ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में यूज नहीं करते हैं। क्यों? इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम डिसीजंस लेने में यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा वेयर हाउस जो हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस प्रोसेसिंग से जो डेटा आया उस हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है और फिर उस डेटा को डिसीजंस लेने में क्या करेगा, यूज करेगा। ये जो डेटा है ये हम सिंगल या मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फाइल से आपको डेटा मिल रहा है, नहीं, आपको डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्सेज से क्या मिलता है, ये डेटा मिलता है। जो हमारा डेटा वेयर हाउस है वो क्यूरी और एनालिसिस में यूज होता है। इतना हमें समझ में आया। और सबसे जो मेन यूज है इसका, वो जिसके लिए डेटा वेयर हाउस बनाया गया या हम कहें यूज किया जाता है, वो है डिसीजंस लेने में। इसलिए यूज होता है डेटा वेयर हाउस डिसीजंस मेकिंग में। ठीक है, इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपने जो डेटा सेव कर दिया एक बार वो परमानेंट रहता है। देखो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल, ये चार टाइप की इंफॉर्मेशन, ये चार टाइप के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक डेटा वेयर हाउस फॉलो करता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे कि सेल्स से रिलेटेड आपको अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, कस्टमर से रिलेटेड आपको अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूजर को जिस टाइप की इंफॉर्मेशन देखनी है वो देख सकता है। ठीक है, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसको ये क्या करेगा, अलग कर देगा। तो डेटा वेयर हाउस में सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब जैसा अभी हमने समझा कि आप यहाँ पे डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज से क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे RDBMS, फ्लैट फाइल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ये क्या है, ये अलग अलग सोर्सेज है, अलग अलग जगह है जहां से हमने डेटा को क्या किया है, कलेक्ट किया है। थर्ड, टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पुराना डेटा मिलेगा, पास्ट का, करंट डेटा नहीं मिलता है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज केप्ट। नॉन वोलेटाइल का मतलब एक बार अगर आपने डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर कर दिया उसके बाद हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। जो डेटा वेयर हाउस है वो एक होती है हमारी डेटा स्टोरेज, उस डेटा स्टोरेज से क्या होता है, अलग होता है। डेटा वेयर हाउस इज ए फिजिकली सेपरेट डेटा स्टोरेज
विच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सोर्स ऑपरेशनल RDBMS। मतलब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करते हैं तो डेटा स्टोरेज भी यूज होती है। उस डेटा स्टोरेज से हमारा डेटा वेयर हाउस क्या होता है, फिजिकली सेपरेट होता है। ठीक है, अब आगे देखो, जो ऑपरेशनल्स अपडेट्स ऑफ डेटा, मतलब कि ऐसे ऑपरेशंस जिनको करने से डेटा में चेंजेस हो, वो डेटा वेयर हाउस यूज नहीं करता, जैसे अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, क्योंकि डेटा वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सिस्टम की बात हो रही है, ऑपरेशनल सिस्टम एप्लीकेशन और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑपरेशनल सिस्टम एप्लीकेशन किसको यूज करेगा, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेटा वेयर हाउस को यूज करता है, जब आपको डिसीजंस लेने हैं तब इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को केवल रीड करेंगे। डेटा वेयर हाउस इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आता है वो OLTP से, वहीं से तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, जिसको फिर बाद में डिसीजन लेने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इतना हमें समझ में आया। ऑपरेशनल सिस्टम मतलब जो करंटली हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, उस सिस्टम को कहते हैं ऑपरेशनल सिस्टम एप्लीकेशन। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मतलब वो हमारा एप्लीकेशन जो आपको डिसीजन लेने के लिए यूज हो रही है। तो OLTP और डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस के अंदर केवल आप रीडिंग कर सकते हो, और OLTP से यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगी। एक बार जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते। गोल्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, तो देखिए क्या क्या इसके गोल्स है, एम है, टू हेल्प रिपोर्टिंग एज वेल एज एनालिसिस। क्या कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस के गोल में, हम रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्टिंग बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, हिस्टोरिकल डेटा को मेंटेन और ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड सबसे मेन यूज़ क्या है इसका, गोल क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा वेयर हाउस को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। ये 3 इसके गोल्स हैं। डेटा वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो देखिए बिजनेस यूज़र्स, जो बिजनेस यूज़र होते हैं उनको डिसीजंस लेने होते हैं पास्ट डेटा के ऊपर, तो और वो क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, तो इसीलिए उनको डेटा वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट हुई, जिससे कि वो क्या कर सके, एक समराइज्ड डेटा देख सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, स्टोर हिस्टोरिकल डेटा, जो हमारा पास्ट डेटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ हुआ डेटा वेयर हाउस का। फिर मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस फॉर डेटा कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, हाई रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब आगे देखते हैं जो आइडिया ऑफ डेटा वेयर हाउस का कहाँ से आया, तो ये 1980s में आया था, व्हेन IBM researchers Barry Devlin and Paul Murphy established business data warehouse। कब आया, जब IBM के रिसर्चर्स ने, बैरी डेवलिन और पॉल मुर्फी ने एक बिजनेस डेटा वेयर हाउस बनाया, तब 1980s में डेटा वेयर हाउस का आइडिया आया। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपको डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, डायग्राम थोड़ा रफली है, समझिए। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है, सोर्स डेटा, कि डाटा कहाँ से आएगा, वो क्या होता है, सोर्स डेटा। जैसे ऑपरेशनल डेटा सिस्टम हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फ्लैट फाइल्स हो गई, ये सब क्या है, सोर्स डेटा, जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, डेटा स्टेजिंग। डेटा स्टेजिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को क्लीन करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सोर्स डेटा से हमने सोर्स लिया, डेटा स्टेजिंग में हमने डेटा को क्लीन किया, प्रोसेस किया। फिर डेटा स्टोरेज, अब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। देखिए डेटा स्टोरेज में क्या क्या आता है, मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा,
डेटा वेयर हाउस होगा हमारा, जो कि एक DBMS ही होता है, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस भी होता है यहाँ पर, और डेटा मार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को कौन यूज़ करेगा, इस इंफॉर्मेशन की क्या करेंगे हम, डिलीवरी करेंगे। कौन कौन यूज़ कर सकता है इस इंफॉर्मेशन को, तो देखिए फोर्थ स्टेप हमारा इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, और इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा माइनिंग के लिए, OLAP के लिए, रिपोर्ट्स एंड क्यूरी के लिए। तो ये हमारा जनरल डेटा वेयरहाउस का ब्लॉक डायग्राम है, आपको समझ में आया। एक इसमें एक और कौन होता है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सोर्स डेटा, डेटा स्टेजिंग, डेटा स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और इंफॉर्मेशन डिलीवरी करने के लिए यूजर्स होते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सोर्स डेटा की। अब सोर्स डेटा क्या होता है, तो देखिए सोर्स डेटा के अंदर 4 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर, प्रोडक्शन डेटा, प्रोडक्शन डेटा का मतलब ऑपरेशनल डेटा जिस पे अभी करंटली काम हो रहा है, वो क्या हो गया, प्रोडक्शन डेटा हो गया। सेकंड है इंटरनल और प्राइवेट डेटा। थर्ड है आर्चीव्ड डेटा, मतलब कि जो जिप फाइल्स में होता है। आर्चीव्ड डेटा मतलब कि ओल्ड डेटा। और एक्सटर्नल डेटा। तो ये 4 कंपोनेंट्स, ये 4 कैटेगरीज होती है जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट की। सेकंड कौन सा है यहाँ पे, डेटा स्टेजिंग। डेटा स्टेजिंग में 3 फंक्शंस होते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा लोडिंग। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्लीनिंग, इसको ETL भी बोल देते हैं। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। एक्सट्रैक्शन का मतलब हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। मतलब कोई डुप्लीकेट डेटा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई वैल्यू मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उन सबको करेक्ट करेंगे और फिर उसकी शॉर्टिंग एंड मर्जिंग होगी। ये सब कर लिया हमने। जब आप एक बार अच्छे से डेटा को क्लीन कर लेंगे, प्रोसेस कर देंगे, तब हम क्या करेंगे, उस डेटा को लोड करेंगे। डेटा स्टेजिंग में 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ETL। अब यहाँ पे देखो, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमें एक ऐसा डेटा मिलेगा जो क्लीन होगा, स्टैंडर्ड का होगा और समराइज्ड होगा। अब इस डेटा को हम डेटा लोडिंग करेंगे। डेटा लोडिंग में कौन से काम होते हैं कि व्हेन वी कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस, हम पहले क्या करेंगे, हमारा काम कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम पहली बार डेटा वेयर हाउस में डेटा को स्टोर करने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, इनिशियल लोडिंग होगी। पहले इंफॉर्मेशन की क्या होगी, वहाँ पे इनिशियल लोडिंग। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, जो ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं उसके लिए डेटा रिपोजिटरी होती है। क्या होती है, डेटा स्टोर करने के लिए जो डेटा रिपोजिटरी फॉर ऑपरेशनल सिस्टम इंक्लूड्स ओनली करंट डेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इसमें हमारे डेटा वेयर हाउस में स्टोरेज सेपरेट है। तो डेटा स्टोरेज फॉर डेटा वेयर हाउस इज स्प्लिट रिपोजिटरी। ठीक है, 2 समझ में आया, एक डेटा रिपोजिटरी और एक स्प्लिट रिपोजिटरी। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा मतलब कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में भी और कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो मेटा डेटा एज ए डिक्शनरी होती है। डेटा मार्ट, अब डेटा मार्ट क्या होता है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है उसमें जो आपका डेटा सेव है, स्टोर है, उस डेटा को सब पार्ट्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि सेल्स से रिलेटेड एक ग्रुप हो गया, कस्टमर से रिलेटेड एक ग्रुप हो गया, स्कूल से रिलेटेड एक ग्रुप हो गया। तो ये क्या हो गया, मतलब हमने ग्रुप्स बना दिए। अब जिस यूज़र को जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस ग्रुप में से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना, जो डेटा वेयर हाउस है उसमें डेटा करंट तो होता है लेकिन अप टू मिनट नहीं होता, थोड़ा सा हिस्ट्री का होगा। ठीक है,
इतना हमें समझ में आया कि डेटा मार्ट क्या होता है। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो यहाँ पे हमारे डेटा वेयर हाउस को कैसे मैनेज और कंट्रोल किया जाए वो यहाँ पे होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेट सर्विस एंड फंक्शन विद इन डेटा वेयर हाउस, कंट्रोल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा ट्रांसफर इनटू डेटा वेयर हाउस स्टोरेज, moderate data delivery to client, work with DBMS and authorized data to correctly saved in repositories, monitor movement of information into staging method एंड इन डेटा वेयर हाउस इटसेल्फ। मतलब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में क्या होगा, सर्विसेज और फंक्शंस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, जो डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्लीन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाएगा, डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा, डेटा डिलीवरी अच्छे से हो जाए इसकी बात की भी मैनेजमेंट होगी, वहाँ पे ऑथोराइज्ड डेटा जाए, ये सब यहाँ पे क्या होगा, इन सब का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मूवमेंट है इंफॉर्मेशन की उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। इतना हमें समझ में आया कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो डेटाबेस है वो OLTP यूज़ करता है। डेटाबेस क्या यूज़ करता है, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। और डेटा वेयर हाउस में क्या यूज़ होता है, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इतना हमें समझ में आया। डेटाबेस में OLTP और डेटा वेयर हाउस में OLAP। अब डेटाबेस के बारे में देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड्स डेटा फ्रॉम क्लाइंट फॉर हिस्ट्री के लिए हमारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। नॉर्मलाइजेशंस यहाँ पे यूज़ होता है, जॉइंट्स यूज़ करते हैं हम टेबल्स के अंदर। रिडेंडेंट फाइल्स जो होती है उनको रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि हमारा स्टोरेज स्पेस बचे। यहाँ पे जो डेटा होता है वो डायनामिक होता है और जो एंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो है RDBMS। ठीक है, इसमें हम ऑप्टिमाइज्ड फॉर राइट ऑपरेशंस एंड लो परफॉर्मेंस फॉर एनालिसिस क्यूरी। जो डेटाबेस है उसमें अगर आप क्यूरी को एनालाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो रहेगी। डेटा वेयर हाउस में OLAP यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर बिजनेस डिसीजन। वहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा था, यहाँ पे बिजनेस डिसीजन के लिए हो रहा है। यहाँ पे डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन था। वहाँ पे हम स्पेस को कम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमम करना है। ठीक है, डेटा क्या रहेगा, यहाँ पे डेटा हमारा स्टेटिक रहता है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंटिटी क्या रहेगी डेटा के लिए, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, क्यूरी करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी। ये क्या था, डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस के बीच का डिफरेंस। इतना हमें समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ऑपरेशनल डेटाबेस मतलब जो प्रेजेंटली जिसके ऊपर काम हो रहा है। ऑपरेशनल डेटाबेस क्या यूज़ करेगा, OLTP, और डेटा वेयर हाउस यूज़ करेगा OLAP। दोनों ही रिलेशनल डेटाबेस है, बस उनका टारगेट डिफरेंट है। ऑपरेशनल डेटाबेस यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में भी तो OLTP ही था, अभी हमने पीछे तो देखा है ना। चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल डेटाबेस जो है इसका जो डेटा रहेगा वो डेटा वेयर हाउस का सोर्स बनेगा। डेटा वेयर हाउस को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ऑपरेशनल डेटाबेस से। तो ऑपरेशनल डेटाबेस इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेटा वेयर हाउस। ठीक है, इसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं डेटा के अंदर। ऑपरेशनल डेटाबेस के अंदर हम डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। ऑपरेशनल डेटा यहाँ पे यूज़ होता है। ऑपरेशनल डेटा मतलब कि करंट डेटा। डेटा कैसा होगा, यहाँ पे ऑपरेशनल होगा और वो करंट डेटा रहेगा। कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी रनिंग है, इसीलिए मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा।
अब आगे देखिए कि ऑपरेशनल डेटाबेस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। इतना हमें समझ में आया। उसके अलावा आप ऑपरेशनल डेटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो और रिट्राइव कर सकते हो, लेकिन सिंगल रो एट ए टाइम पर टेबल, एक टेबल से एक ही रो निकलेगी एक बार में, ठीक है। नीड वैलिडेशन ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है तो उसको पहले आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक साथ हज़ारों यूज़र्स काम कर सकते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक पूरी प्रोसेस के ऊपर काम करती है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें डेटा इन होता है जैसे एटीएम और बैंक। इतना हमें समझ में आया। अब देखते हैं डेटा वेयर हाउस क्या था। तो डेटा वेयर हाउस का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, डेटा वेयर हाउस का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल डेटाबेस ही था, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब आगे देखिए उसमें क्या है। डेटा वेयर हाउस सपोर्ट हाई वॉल्यूम एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वहाँ पे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग थी, यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। नॉन वोलेटाइल है, मतलब एक बार जो डेटा स्टोर हो गया वो परमानेंट रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशनल डेटा है, मतलब इस डेटा से आपको कोई ना कोई जानकारी ही मिलेगी, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, जानकारी मिल रही है, आप जानकारी ले रहे हो, बाद में आप उसको कैसे भी यूज़ करो। हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब कि डेटा पास्ट का है। फॉर एनालिसिस ऑफ बिजनेस मेजर्स, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, ये डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। कैसे, कोई सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डेटा मिलेगा, कैटेगरीज में डिवाइड मिलेगा, ठीक है। मैनी क्यूरीज पर टेबल हम एक्सेस कर सकते हैं। ओनली लोड विद कंसिस्टेंट डेटा, वहाँ पे डेटा को वैलिडेशन चाहिए था, यहाँ पे केवल कंसिस्टेंट डेटा ही लोड होगा, कोई वैलिडेशन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको जो डेटा मिल रहा है वो कंसिस्टेंट ही होगा। कुछ ही यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है इसके अंदर और डेटा आउट होता है, मतलब हम डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं OLTP और OLAP के बीच का क्या डिफरेंस है। तो देखिए, OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इनके यूज़र कौन कौन है। तो OLTP के यूज़र कोई क्लर्क होगा, कोई क्लाइंट, कोई IT प्रोफेशनल जो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। OLAP का यूज़र भाई नॉलेज वर्कर होगा, कोई मैनेजर, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई एनालिस्ट, जिसको क्या चाहिए, जिसको कोई नॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब OLTP कस्टमर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस होती है कि कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है। OLAP ये मार्केट ओरिएंटेड है कि मार्केट में आपको कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। साइज़ 100 MB से GB, 100 GB से TB। ER डेटा मॉडल यहाँ पे यूज़ होता है और OLAP में स्टार और स्नोफ्लेक मॉडल यूज़ होता है। OLTP में एक्सेस मोड रीड और राइट है और OLAP में एक्सेस मोड केवल रीड होता है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, केवल रीड कर लीजिए, हम उस डेटा को रीड करेंगे। और राइट इसलिए है कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद आप उसको केवल क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और फिर बाद में यूज़र्स उस डेटा को रीड करते हैं। इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे देखिए कि जो OLTP है वो फुली नॉर्मलाइज्ड होता है और जो हमारा OLAP है वो क्या होता है, पार्शियली नॉर्मलाइज्ड होता है। फुली नॉर्मलाइज्ड एंड पार्शियली नॉर्मलाइज्ड। प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे फास्ट रहेगी और इसमें डिपेंड करेगी कि आप कैसा डेटा फैच कर रहे हो। कहाँ पे यूज़ होता है, फोरकास्टिंग, प्रोफाइलिंग, समरी रिपोर्टिंग, ट्रेंड एनालिसिस, कि आपको अगर ट्रेंड फाइंड आउट करना हो कि भाई आजकल यूज़र्स को क्या पसंद आ रहा है, तो वो चीज़ भी आप डेटा वेयर हाउस के डेटा से फाइंड आउट कर सकते हो। आर्किटेक्चर 3 होते हैं, बेसिक, विद स्टेजिंग एरिया और विद स्टेजिंग एरिया एंड डेटा मार्ट।
वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टेजिंग एरिया एंड डेटा मार्ट। 3 आर्किटेक्चर कौन कौन से होते हैं, पहला आर्किटेक्चर बेसिक होता है, दूसरे आर्किटेक्चर में एक स्टेजिंग एरिया ऐड हो गया, थर्ड आर्किटेक्चर में स्टेजिंग एरिया के साथ साथ डेटा मार्ट भी ऐड हो जाता है। डेटा मार्ट क्या होता है हमने स्टार्टिंग में देखा, स्टेजिंग क्या होती है ये भी हमने स्टार्टिंग में समझी है। ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम देखिए यहाँ पे बेसिक डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर का क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले सोर्स है, सोर्स कौन कौन हो सकते हैं, कोई ऑपरेशनल सिस्टम हो सकता है, कोई फ्लैट फाइल हो सकती है, ठीक है। वहाँ से डेटा लिया और कहाँ पे स्टोर कर दिया, वेयर हाउस के अंदर डेटा स्टोर हो गया। वेयर हाउस के अंदर मेटा डेटा होगा, समराइज्ड डेटा होगा, रो डेटा भी होगा। अब जो यूज़र है वो क्या करेंगे, वेयर हाउस से डेटा को फैच करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं वो, एनालिसिस के लिए या रिपोर्टिंग के लिए या माइनिंग के लिए, इनमें से किसी भी टाइप के लिए वो क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। इतना हमें समझ में आ गया कि बेसिक आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें हैं, सोर्स, वेयर हाउस और यूज़र। ऑपरेशनल सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ मेथड यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस टू रेफर to a system that is used to process day-to-day transaction of an organization। जो डेली आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो कौन करता है, वो ऑपरेशनल सिस्टम ही करता है। फ्लैट फाइल सिस्टम्स क्या होती है, ये सिस्टम ऑफ फाइल्स होती है जिसमें हमारी जो ट्रांजैक्शनल डेटा है वो स्टोर होता है और हर फाइल का एक डिफरेंट नाम होगा। इतना हमें समझ में आया। ऑपरेशनल सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम ये क्या होते हैं, डेटा वेयर हाउस की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा इसमें, एंड यूज़र। यहाँ पे जो यूज़र है उसके पास कौन कौन से टूल्स है डेटा को रीड करने के। तो देखिए रिपोर्टिंग एंड क्यूरी टूल्स हैं, सेकंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, थर्ड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम टूल्स, फोर्थ है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स एंड फिफ्थ है डेटा माइनिंग टूल्स। तो ये सारे टूल्स क्या है जिसकी हेल्प से हम डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिए सेकंड आर्किटेक्चर डेटा वेयर हाउस विद स्टेजिंग एरिया। अब स्टेजिंग क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसके अंदर आपके डेटा को क्लीन किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है डेटा वेयर हाउस में स्टोर करने से पहले। जो आपकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, जो आपका ऑपरेशनल डेटा है, उसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लीन कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। एक बार आपका डेटा क्लीन हो गया उसके बाद हम उसको लोड करते हैं। स्टेजिंग एरिया इज अ प्लेस वेयर डेटा इज प्रोसेस्ड बिफोर एंटरिंग वेयर हाउस। इट इज अ टेम्पररी लोकेशन वेयर रिकॉर्ड फ्रॉम सोर्स सिस्टम इज कॉपीड। थर्ड आर्किटेक्चर में देखिए, थर्ड आर्किटेक्चर में स्टेजिंग एरिया के साथ डेटा मार्ट ऐड हो गए थे। तो यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर क्या होगा। थर्ड आर्किटेक्चर में हमने डेटा वेयर हाउस में क्या ऐड कर दिया, डेटा मार्ट ऐड कर दिया। सबसे पहला क्या होगा, सोर्स होगा। सोर्स में ऑपरेशनल सिस्टम्स हो सकते हैं, सेल्स डेटाबेस, कस्टमर डेटाबेस, ये सब क्या हो सकता है, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। फिर यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली, किस फॉर्म में जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग। डेटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया यहाँ पे सेकंड स्टेप रहेगा। यहाँ पे हमारा डेटा आया और हमने उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया और लोड करेंगे, ठीक है, सेकंड हो गया। फिर हमारा क्या जाएगा, डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप डेटा मार्ट्स, डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसको यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया और यूज़र उनको क्या करेगा, एक्सेस कर सकता है। इतना हमें समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डेटा मार्ट है वो हमारे डेटा वेयर हाउस को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। डेटा वेयर हाउस को क्या करता है, कस्टमाइज करता है, मतलब वो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और फिर यूज़र को जो ग्रुप में से इंफॉर्मेशन फैच करनी है वो उस इंफॉर्मेशन को फैच कर सकता है। A data mart is a segment of data warehouse
that can provide information for reporting and analysis on a section, unit, department or operation in company, for example sales, payrolls etc. तो डेटा मार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हर एक ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। यूज़र जो हमने टूल्स अभी पीछे देखे, उन टूल्स की हेल्प से डेटा मार्ट से क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। ETL यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग टूल्स है। यहाँ पे ETL के बारे में हमने पीछे देखा कि हम डाटा को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर लोड करेंगे। यहाँ पे और अच्छे से देखिए कि जो ETL है वो क्या करता है, हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। हेट्रोजीनियस मतलब कि आपको अलग अलग ऑपरेशनल सोर्स से क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ से हमने उसको कंबाइन किया, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए ETL में हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस हमारे पास स्कीमेट होती है, मतलब हेट्रोजीनियस आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। हमारा यहाँ पे क्या काम है, हमारा काम है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे डेटा को, मतलब कोई मिसस्पेल्ड वर्ड्स है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई वैल्यू मिसिंग है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड हो गया है, उसको रिमूव करेंगे। फिर डेटा को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद फ़िल्टर होगा और फिर हम डेटा को लोड करेंगे। इन सब के लिए काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ETL होता क्या है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ETL हमारी इन्फॉर्मेशन क्या कर ली, हमने इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और उस इन्फॉर्मेशन को हमने डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। उसके बाद डेटा वेयर हाउस से वो डेटा मार्ट क्या करेगा, उस डेटा वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेगा, उसको कस्टमाइज कर देगा, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा एंड यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा वेयर हाउस की प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या है, सेपरेशन, स्केलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। ठीक है, अब सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एनालिटिकल और ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, वो अलग अलग होनी चाहिए। एनालिटिकल प्रोसेसिंग अलग होनी चाहिए और ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग अलग होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो और उसकी वजह से हमें हमारे आर्किटेक्चर को अपग्रेड करना पड़ रहा है तो वो सिंपली अपग्रेड हो जाए। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे जो सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें फिर से नया सिस्टम नहीं बनाना पड़े, उसी के अंदर हम उसको एक्सटेंड कर दें। सिक्योरिटी के अंदर देखिए, जो सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मॉनिटरिंग एक्सेस क्या है वहाँ पे नेसेसरी रहेगी, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, इसका मतलब जो डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट है वो शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। चलिए इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर टाइप्स की। हमने पीछे 3 टाइप्स देखे, उन 3 टाइप्स में से जो सिंगल टायर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 2 टायर भी इतना नहीं होता, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है 3 टायर। इनका छोटा सा देखिए एक रिव्यू ओवरव्यू ले लेते हैं ब्लॉक डायग्राम का। सिंगल लेयर में देखिए एक सोर्स लेयर होती है जहाँ पे ऑपरेशनल डेटा रहेगा और फिर एक मिडल वेयर रहेगी, मिडल वेयर में डेटा वेयर हाउस होगा एंड देन एनालिसिस फेज आएगा हमारा, रिपोर्टिंग टूल्स और ओलैप टूल्स यहाँ पे होंगे। सिंगल लेयर में क्या एम रहेगा, क्या गोल रहता है हमारा, टू मिनिमाइज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड टू रीच दिस गोल, मतलब डेटा की जो अमाउंट है उसको क्या करना, मिनिमम करना। रिडेंडेंसी रिमूव की जाएगी यहाँ पे, केवल सोर्स लेयर आपको फिजिकली अवेलेबल होती है, जो डेटा वेयर हाउस है वो वर्चुअली रहता है बाय मिडल वेयर।
The vulnerability lies in its failure to meet requirement for separation between analytical and transactional processing. मतलब यहाँ पे एनालिटिकल और ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सेपरेट होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। 2 टायर के अंदर देखिए जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सेपरेशन होना चाहिए एनालिटिकल और ट्रांजैक्शनल का। सोर्स लेयर, डेटा स्टेजिंग, डेटा वेयरहाउस लेयर एंड देन एनालिसिस। ETL यहाँ पे डेटा स्टेजिंग के पास क्या होगा, डेटा होगा। 3rd टायर के अंदर डेटा मार्ट यूज़ हो जाता है। डेटा मार्ट अभी तक आपने पता चल चुका है कि डेटा मार्ट का क्या काम होता है। सोर्स लेयर होगी, फिर यहाँ पे डेटा स्टेजिंग के पास जाएंगे। डेटा स्टेजिंग के बाद एक नई लेयर ऐड होती है, रिकंसिल्ड लेयर। फिर डेटा लोड होगा, डेटा वेयरहाउस लेयर के पास आएंगे और फिर एनालिसिस होगा। सोर्स लेयर पता है हमें, डेटा स्टेजिंग भी पता है। उसके बाद अब देख लेते हैं ये रिकंसिल्ड लेयर क्या होती है। तो देखिए जो रिकंसिल्ड लेयर होती है वो हमारे पूरे होल एंटरप्राइज का जो हमारा हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या करती है, एक डेटा मॉडल क्या करती है, क्रिएट करती है। डेटा मॉडल तो क्रिएट किया ही है, साथ साथ में वो सोर्स डेटा एक्सट्रैक्शन और इंटीग्रेशन इन 2 प्रोसेस को सेपरेट रखती है। मतलब कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ कोई डेटा इंटीग्रेट हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस क्या रहेंगी, अलग अलग रहेगी। इस रिकंसिल्ड लेयर के लिए एक एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज स्पेस भी यूज़ होगा। एक्स्ट्रा फाइल स्पेस यूज़ होगा थ्रू दी एक्स्ट्रा रिडंडेंट रिकंसिल्ड लेयर। 3 टायर के अंदर एक टॉप टायर होता है जो फ्रंट एंड टूल्स होता है, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। मिडल टायर के अंदर OLAP सर्वर यूज़ होता है और बॉटम टायर के अंदर हम डेटा वेयरहाउस सर्वर जैसे RDBMS को यूज़ करते हैं। इंक्लूड डेटा मार्ट, मेटा डेटा रिपोजिटरी। मिडल टायर को हम यूज़ करते हैं फॉर फास्ट क्यूरिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस और टॉप टायर को डिस्प्ले रिजल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमें जो डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग API कॉल्ड ए गेटवे। मतलब हमें जो ऑपरेशनल डेटाबेस है और एक्सटर्नल सोर्सेज है वहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ये गेटवे हमें DBMS ही प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्शन, OLEDB, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्शन, ओपन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस। ये सब क्या है, हमारे गेटवे हैं जो हमें ये प्रोवाइड DBMS करवाते हैं। अब देखिए डेटा माइनिंग, ऑल्सो कॉल्ड KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा है और हमें उस डेटा में से रिलेवेंट डेटा जो हमारे काम का डेटा है वो फैच करना है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब कि बहुत कुछ है, कुछ काम का भी है, कुछ नहीं भी है, ऐसे ही बिखरा हुआ है, वहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है। Knowledge discovery process includes data cleaning, integration, selection, transformation, mining, pattern evaluation and knowledge presentation। ठीक है, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। हम डेटा को क्लीन करते हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर उसकी माइनिंग होगी, फिर एक पैटर्न इवेलुएट किया जाएगा और फिर नॉलेज को रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें जो सबसे मेन हमारा काम होता है वो क्या होता है कि रॉ डेटा जो आपका ऐसे ही डाटा बिखरा हुआ है वो उससे हमें एक मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले। अब उसके लिए सबसे पहले हमें अपना गोल आइडेंटिफाई करना है कि हम किस पर्पज़ से इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा को प्रिपेयर करेंगे, फिर डेटा को इवेलुएट करेंगे एंड देन डेटा प्रेजेंट होगा। गोल ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन फैच करनी है तो आप उस रॉ डेटा में से कैसे डेटा को अलग कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा एक गोल शुरू में डिसाइड होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होगी और फिर लास्ट में डेटा की प्रेजेंटेशन होती है।
टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, तो यहाँ पे देखिए डेटा माइनिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा: रिलेशनल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा रिपोजिटरी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेस कौन सा होता है? जिसमें हम अनडू ऑपरेशंस कर सकते हैं। इन सब के डेटा के ऊपर डेटा माइनिंग हो सकती है, ठीक है। अब देखिए डेटा वेयरहाउस का एडवांटेज, तो इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है? ऑब्टेन नॉलेज बेस्ड डेटा, और इसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको अच्छे से मॉडिफाई कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। कॉस्ट एफिशिएंट होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के अलावा क्या करती है ये, कि हम हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में भी डेटा माइनिंग को हम यूज़ कर रहे थे, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था जब हम इमर्जिंग ट्रेंड्स कर रहे थे कि वहाँ पे डेटा माइनिंग यूज़ होती है हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए, किसी का बिहेवियर पता करने के लिए, ठीक है। इन सब में किसका यूज़ होता है? डेटा माइनिंग का यूज़ होता है। ये इट कैन बी इंक्लूडेड इन न्यू सिस्टम एज वेल एज इन एग्जिस्टिंग सिस्टम. It is a quick process that makes it easy for new users to analyze enormous amount of data in a short time. मान लीजिए कोई नया यूज़र आया है, उसको अभी तक कितना काम हो चुका है वो पढ़ना है, तो उसके लिए डेटा माइनिंग काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस निकाल के देगा और उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी। तो ये उसके लिए क्विक प्रोसेस रहेगी एक नए यूज़र के लिए, पूरी डिटेल को शॉर्ट टाइम में रीड करने के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी है कि क्या सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो क्या है, कि ये जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सोशल मीडिया की कंपनी है या कोई और वेबसाइट्स है, वो कस्टमर की डिटेल को क्या कर देती है, सेल कर देती है फॉर अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। सेकंड, जो डेटा माइनिंग एनालिटिक सॉफ्टवेयर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है टू ऑपरेट एंड नीड एडवांस ट्रेनिंग टू वर्क ऑन। Third, selection of right data mining tools is a very challenging task. ठीक है। Data mining techniques are not precise so that it may lead to severe consequence in certain condition. अगर आपने टेक्निक अच्छी यूज़ नहीं करी तो उसके काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। कहाँ पे यूज़ होती है? हेल्थ केयर, मशीन लर्निंग, फ्रॉड डिटेक्शन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, लाई डिटेक्शन, फाइनेंशियल बैंकिंग, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होती है? डेटा माइनिंग यूज़ होती है। अब क्या क्या चैलेंजेस आएंगे कि भाई आपका डेटा नॉइजी है, इनकम्प्लीट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉम्प्लेक्स है, विजुअलाइजेशन ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ख़राब है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इन सब के चैलेंजेस हमें आएंगे डेटा